हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंप प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को आज हम समझेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियो बना लिए हैं, उसमें हमने जो कंसिडरेशन क्या होती है वो हमने पढ़ ली है, जो सॉल्यूशन होते हैं उनके टाइप क्या है, और बेसिक जितना भी है सॉल्यूशन से वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है हेनरी लॉ। तो देखो हेनरी लॉ क्या कहना चाहता है तो उसे समझते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में अपना टॉपिक चल रहा है हेनरी लॉ। तो देखो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी का नियम क्या है, इसे हम आज समझेंगे विस्तार से पूरा। ये कहाँ से आया, तो पहले स्टार्ट करते हैं हेनरी नियम कैसे आया, कैसे इसको हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीज़न समझते हैं। तो देखो हेनरी लॉ को समझने के लिए हम कहते हैं कि जो मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के द्वारा इसको आपको हेनरी लॉ समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो क्या है हेनरी लॉ। हमने कहा ये एक हमारे पास कंटेनर है और उसमें हमारे पास सॉल्वेंट भरा हुआ है। सॉल्वेंट के रूप में मैंने ले लिया जल, और इसको ऊपर से मैंने क्या कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है। तो देखें, ठीक है, उसको कंटेनर को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें गैस घुली हुई है। क्या घुली हुई है? गैस। तो चले इस गैस को मैं दिखा रहा हूँ। ये गैस किसका काम करेगी? एक सोल्यूट का काम करेगी। तो हमने कहा इसमें गैस घुली हुई है। तो देखें गैस घुली हुई होगी तो हम क्या कहेंगे कि इस कंटेनर में हमने क्या किया, W1 वेट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? W1 वेट लगा रखा है। तो मतलब हम कहेंगे कि जो गैस है वो क्या होगी, इसमें द्रव्य में घुलेगी। तो कितनी घुलेगी उसकी बात हमें करनी है। एक दूसरा मैं कंटेनर बना रहा हूँ, उस कंटेनर की सहायता से समझाऊंगा आपको। तो देखें मैंने यहाँ इस कंटेनर में क्या किया, इसके अंदर भी हमने, ये हमारा सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर क्या भरा हुआ है, हमारा सोल्यूट भरा हुआ है। तो ये हमने सोल्यूट को दिखाया। तो देखो क्या होता है, अगर हम किसी हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे W1 वेट लग रहा था ना, अब मैं इस पे W2 वेट ओ लगाता हूँ, मतलब भार ओ लगाऊंगा। भार ओ लगाऊंगा तो हम कहेंगे प्रेशर बढ़ेगा अंदर। क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो हम कहेंगे जो ये गैस है वो इस जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा घुलेगी। तो हम कहेंगे कि जब वेट बढ़ाया जाता है, मतलब वेट बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हम कहेंगे प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता। सोल्यूबिलिटी का अर्थ क्या होता है? विलेयता। तो हम कहते हैं प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। देखो हम कहते हैं कि पहले हमारे पास दाब हमने कहा कुछ ज़्यादा नहीं लगाया हुआ था, एकदम नॉर्मल कंडीशन में था। जब उसके ऊपर मैंने वेट लगाया तो वेट लगाने पर हमने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा अंदर, और प्रेशर बढ़ेगा तो हम कहेंगे जो गैस है वो एकांक स्थान पर क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ब्लैक मार्कर से बनाया वो तो मेरे पास था सॉल्वेंट, ये दोनों तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? सॉल्वेंट को। और जो ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो है सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे कौन है? गैस फॉर्म में है। तो एक बार मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो गैस की जो द्रव्य जो विलेयता होती है वो क्या होती है, दाब बढ़ाने पर। हम कहेंगे दाब बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे दाब बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी होती है गैस की वो क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो ये बात किसने समझाया? हेनरी लॉ ने ये कहा कि जो मतलब दाब के मध्य और विलेयता के मध्य जो मात्रात्मक अध्ययन है वो किसने किया था? हेनरी ने किया था। तो हेनरी लॉ को हम समझेंगे। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि हेनरी लॉ हम क्यों पढ़ेंगे। तो हेनरी लॉ इसीलिए पढ़ते हैं जो गैस की जो विलेयता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जो मात्रात्मक अध्ययन किसने किया था? हेनरी लॉ ने। तो देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो देखें अब हम आगे समझते हैं हेनरी लॉ क्या है। तो देखें हेनरी लॉ क्या है, इसे हम अध्ययन करते हैं। तो देखो हेनरी लॉ को हम समझते हैं तो क्या है, मैं आपको थोड़ा हेनरी लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हेनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो हेनरी लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखें परिभाषा क्या है। तो हम कहेंगे स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, या इसको मैं बोल सकता हूं इकाई आयतन। क्या लिख सकता हूं? इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मात्रा साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी ये कहता है कि जो अगर कांस्टेंट अगर हमारे पास टेम्परेचर होता है तो वहाँ विलेय की जो निश्चित मात्रा है, हमने कहा एक निश्चित मात्रा, जैसे हमने कह दिया 10 ml है, 1 ml है, उसमें जो गैस घुली हुई होती है साम्यावस्था मतलब हम कहते हैं कि जो बाह्य प्रेशर होता है और आंतरिक प्रेशर होता है वो जब उस समय इक्वल हो तो हम कहते हैं साम्यावस्था में जो गैस द्वारा जो लगाया गया दाब होगा, गैस के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा विलेय पर, वो ही क्या कहलाएगा? समानुपाती होता है। हम कहते हैं किसके? जो गैस का लगाए गए जो सॉरी मैं एक बार आपको इसको वापस क्लियर करता हूँ। तो देखो ये क्या है, हम कहते हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हमने क्या घोल रखी है? गैस घोल रखी है। तो हम कहेंगे ये जो गैस होगी वो क्या होगी? देखें ये जो इकाई आयतन मान लिया, मैंने कहा कि ये कोई इकाई आयतन है, यूनिट वॉल्यूम है। इस यूनिट वॉल्यूम में हम कहेंगे कि हमारे पास कितना ये विलेय घुले, ये कितनी गैस घुलेगी, इस गैस की मात्रा ही क्या कहलाएगी? वो साम्यावस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। हम कहेंगे कि जो सोल्यूबिलिटी है वो किसके समानुपाती है? यहाँ पे हम कहेंगे दाब के समानुपाती है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो विलायक है, विलायक में जो गैस है वो कितनी घुली है, वो हमें चेक करनी है। तो उसकी मात्रात्मक अध्ययन किसने किया? हेनरी लो। तो देखो क्या कहते हैं हम, जो m होता है, मतलब मैंने कहा जो गैस की मात्रा है, गैस की जो मात्रा थी, गैस की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होता है भाई? लगाए गए दाब के समानुपाती। तो मैंने कहा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे? P। तो देखो हम कहते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा और ये हमारा P का P आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को, जो किसके द्वारा लगाया गया है? गैस के द्वारा, गैस का द्वारा लगाया गया जो दाब है। ठीक है, m उसकी क्या है? गैस की मात्रा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कह देंगे? m अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? P आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m अपॉन P। तो ये हमने कहा ये हेनरी लॉ हो गया हमारा। अगर इस हेनरी लॉ को मोल अंश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर मोल अंश के रूप में रिप्रेजेंट करें तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर मोल अंश के रूप में दिया हुआ हो, क्योंकि गैस को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, गैस की मात्रा को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मोल के डेफिनेट रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा मैं आपको लिख के देता हूँ। देखो क्या है, हम कहेंगे क्या कहते हैं, किसी और डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ठीक है ना, इसके अथवा में भी हम परिभाषा क्या याद कर सकते हैं? किसी गैस का वाष्प अवस्था, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन
में गैस के मोल एंस जिसको हमने लिख दिया x से मोल एंस को रिप्रेजेंट करते हैं के समानुपाती होता है, इसे भी हेनरी नियम कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं? हेनरी नियम कहते हैं। मतलब क्या है समझते हैं। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे जो गैस की घुली हुई मात्रा है, मात्रा की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, हम कहते हैं मात्रा की जगह हम मोलेंस यूज़ कर लें, और जहाँ पे यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है उसकी जगह मैंने क्या लगा लिया, वाष्प दाब। क्योंकि वाष्प दाब इसका मीन्स क्या है, तो देखो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ वाष्प दाब क्या है, ताकि ये परिभाषा आपको सटीक तरीके से समझ में आए। हमने कहा ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसको ऊपर ढक्कन लगा रखा है, या मैं कहूँ इसके ऊपर मैंने पिस्टल लगा रखा है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास गैस घुली हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाष्प दाब समझना है। तो वाष्प दाब क्या होता है, हम कहेंगे गैस है, गैस वोलेटाइल होती है, वाष्प बनाती है। तो देखो ये वाष्प बनाएगी और हम कहेंगे इस ढक्कन से टकरा कर ये वापस क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो आएगी तो ये द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, दाब उत्पन्न करेगी। उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा लगाया गया द्रव की सतह पर दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वाष्प दाब बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रेशर की जगह हमने क्या अच्छी टर्म ले ली, वाष्प दाब ले लिया, और यहाँ पे गैस की मात्रा की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, मोल अंश। हमने कहा कि यहाँ पे जो गैस की मात्रा जो वाष्प में उड़ रही थी उसकी जगह हमने क्या ले लिया, उसके मोल अंश का यूज़ कर लिया। तो देखो क्या कह रहा है कि गैस का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब उस विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो P है वो क्या होता है, गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस समानुपाती स्थिरांक को हटाता हूँ तो देखो क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक को हटाऊंगा तो हेनरी कांस्टेंट आएगा, और ये हमारे पास आ गया हेनरी कांस्टेंट, और ये हमारा आ गया x का x। ये किसके लिए, गैस के लिए। तो ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है, ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो KH है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट को, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो गैस के जो मात्रा की जगह हमने क्या लिया, गैस के मोल अंश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके द्वारा जो लगाया गया वाष्प दाब है उसके समानुपाती होगा। ये हेनरी लॉ का सेकंड जो प्रारूप है, ये तो फर्स्ट प्रारूप था, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड रूप से इसको डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको हेनरी लॉ को समझाया। अब हम बात करते हैं इसमें जो मैथमेटिकल है उसको और हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो इसको हम समझें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखें इसको और हम समझें तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आपको प्रेशर ज्ञात, प्रेशर को अगर मैं क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ। चलो यहाँ दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या लगा के क्या लिख सकता हूँ, देखें P की जगह मैं क्या लिख दूँ, अगर मेरे को हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P/x लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है, मोल अंश निकालना है, तो मैं इसको भी इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो मैं इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, x मोल अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, P/ क्या है, यहाँ पे आ जाएगा KH, ठीक है। P तो मैंने आपको बता ही दिया वाष्प दाब है, अगर मेरे को x निकालना तो इधर ले जाऊंगा, KH को नीचे ले आऊँगा। तो ये हमारे पास आई समीकरण। अगर हम क्या कह सकते हैं, अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूँ, प्रेशर को मैं क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर देता हूँ, नियत कर देता हूँ, तो बताओ x जो मोल अंश होंगे गैस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, हेनरी कांस्टेंट के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, हेनरी कांस्टेंट के। क्या निकल के आएंगे हमारे पास, इन्वर्सली, क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो बताओ ये x है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हेनरी कांस्टेंट के। मतलब अगर गैस के मोल अंश बढ़ते हैं तो हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, कम होगा,
ठीक है। तो इसको और हम इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखो इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं बची है, तो इसको कंक्लूजन निकालते हैं। देखो हेनरी लॉ की कंक्लूजन क्या है हमारे पास, निष्कर्ष क्या निकलता है हेनरी नियम से, वो हम समझते हैं। देखो कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले कंक्लूजन आता है, उसकी बात करते हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है इसे, निष्कर्ष हमें ये निकलता है कि पहला निष्कर्ष तो ये निकल के आया कि अगर मेरे पास हेनरी एक्स का मान बढ़ेगा तो के एच का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब मोल एंस गैस के क्या होते हैं, अगर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, कम होगा। के एच का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक कंक्लूजन आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन आ चुका है। दूसरा कंक्लूजन क्या आ सकता है, देखें अगर मैं कहूँ कि एच का मान बढ़ता है, हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूबिलिटी होगी, जो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी, वो डिक्रीज होगी। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। ये क्यों होगी उसकी बात करते हैं। देखो ये वाला बात तो हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो हम कहते हैं एक्स है जो मोलेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं के एच के। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो सेकंड वाले कंक्लूजन में हम क्या समझते हैं, एच का मान बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसके पीछे हमने रीजन क्या कहा कि अगर के एच का मान बढ़ेगा तो हमने कहा जो एक्स है गैस के मोलेंस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों होते हैं, देखो हम मैं इसको डायरेक्टली चित्र के द्वारा समझाऊं कि ये हमने कहा कि हमारे पास सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने कहा कुछ मात्रा में क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है इकाई आयतन में। तो हमने कहा कि अगर क्या होता है, अगर गैस के मोल अंश कम होंगे तो बताओ ये मोल अंश कम होंगे तो यहाँ पे गैस भी कम बनेगी, गैस कम बनेगी तो बताओ वाष्प दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब हम कहेंगे अगर मोल अंश ही कम थे हमारे पास तो वाष्प भी कम बनेगी, और वाष्प कम होगी तो द्रव की सतह पर लगने वाला वाष्प दाब भी कम होगा, वाष्प दाब कम होगा तो विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। तो हमने कहा अगर विलेयता कम होती है तो हम कहेंगे के एच का मान बढ़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको सोल्युबिलिटी और इसका रीजन, ठीक है। तो हमने कहा एक्स और इसमें सोल्युबिलिटी में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध होता ही है, क्योंकि हम कहते हैं गैस के मोलेंस कम होंगे, मोलेंस कम होंगे तो गैस के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो भी कम होगा, और दाब कम होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम। चले ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो चले इसके बाद थर्ड कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है, ये फर्स्ट था। थर्ड कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा सोल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। सोल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, एक बात बताओ। अगर मैं कहूँ मेरे पास वाटर है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेरे पास मैं उसको हीट कर रहा हूँ और उसमें मैंने बाहर से जो हमारे पास ऑक्सीजन है या अदर जो गैसें हैं, अगर उसमें हम क्या करते हैं, अगर आती है या हम उसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कहेंगे हीट होगी वहाँ पे, अपने पास सॉल्वेंट हीट के रूप में होगा, मतलब गर्म होगा तो हमारे पास गैस घुलना पसंद नहीं करेगी और घुलेगी कम। तो हम कहेंगे घुलेगी कम तो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता कम होगी गैस की, और विलेयता कम होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेम्परेचर, फोर्थ कंक्लूजन में क्या कह सकता हूँ, टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विलेयता और टेम्परेचर में इनवर्स संबंध था, तो हम क्या कह सकते हैं, और सोल्युबिलिटी और इसमें भी कौन सा संबंध था, हेनरी कांस्टेंट में इनवर्स, तो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर और केएच में कौन सा संबंध होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी विलेयता कम हो रही थी और हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ाने पर भी विलेयता कम हो रही। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे हेनरी कांस्टेंट का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये मैंने आपको रीज़न समझा दिए, इनके कंक्लूजन समझा दिए, ये कहाँ से आए, इनके पीछे रीज़न क्या था। तो 4 कंक्लूजन आ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की, जो हेनरी का जो लॉ है उसका ग्राफ क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हेनरी जो नियम है उससे हम उसका ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। तो देखो ये हमारे पास संबंध आया था, मैं आपको यहाँ संबंध दिखा रहा हूँ। ये हमने संबंध ज्ञात किया था हेनरी का, P बराबर हमने निकाला था, जो वाष्प दाब था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल अंश के। तो अब देखो ये वाला हम कह सकते हैं ना एक प्रकार का Y बराबर, देखो इसको मैं लिख के दिखाऊँ, P बराबर KH x गैस के लिए,
तो देखो हम कह सकते हैं ना ये एक सीधी रेखा की समीकरण है। देखो कैसे है, हम कहेंगे जो वाष्प दाब होगा वो y पर आ जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखो y बराबर mx सीधी रेखा की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे m स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस पे हम कहेंगे वाष्प दाब को रखेंगे और x एक्सिस पर हम मोल अंश को रखेंगे। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा उसको मैं आपको सिखाता हूँ। y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वाष्प दाब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p को लेना है, p मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाष्प दाब को दिखाएगा, ठीक है। और आपको x एक्सिस पे क्या लेने हैं, मोल अंश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको मोल अंश लेने हैं और मोल अंश के रूप में हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे मोल अंश को, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कहेंगे ये इक्वेशन तो बना चुके हम। अब देखो हम कहेंगे यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन है, y बराबर mx, मतलब एक सीधी रेखा की इक्वेशन है। आपको ये चेक करना है ग्राफ नीचे से चालू होगा कि ऊपर से चालू होगा। तो देखो आप क्या रख सकते हैं, y बराबर x की जगह 0 रख के देखें। x की जगह 0 रखेंगे तो m को 0 से गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आया, 0 आता है। क्या आएगा, y बराबर 0, मतलब ओरिजिन से आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे पॉजिटिव है, m का मान क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो बताओ हम कहेंगे ये हमारी सीधी रेखा की इक्वेशन आई और आपके पास जो स्लोप है वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताओ। स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा KH को, हेनरी कांस्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कहेंगे ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ किसका, हेनरी लॉ का। तो हम क्या कह सकते हैं, वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और उसमें जो स्लोप होता है वो KH हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होता है। बात करते हैं लिमिटेशन की। जो लिमिटेशन क्या है इसकी हेनरी लॉ की, तो उसको हम देखते हैं। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ ताकि लिमिटेशन समझाना आसान हो। देखो लिमिटेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो लिमिटेशन में हम क्या कहते हैं कि जो हेनरी लॉ है उसमें सबसे पहला है जो दाब होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए। दाब क्या नहीं होना चाहिए, अधिक ना हो। दूसरा हम क्या कहते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम ना होना चाहिए, ताप बहुत कम न हो, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं, तीसरा हम क्या कह सकते हैं, जो हम कहेंगे जो गैस की विलेयता है हम कहेंगे वो विलायक के बराबर भी ना हो। अगर पूरा घुल गया तो फिर हम उसमें देखेंगे क्या, तो हम क्या कह सकते हैं, गैस की विलेयता। तीसरा क्या कह सकते हैं, गैस की विलेयता विलायक से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गैस की विलेयता विलायक से कम हो, ठीक है। और तीसरा में क्या, इसमें वो और भी मैं दूसरी भाषा में कहूँ, अर्थात विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थात विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं जो हम कहेंगे कि गैस विलायक से कोई प्रकार से, जो गैस है वो विलायक से कोई प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया न करे एवं सहगुणित एवं आयनित नहीं हो। मतलब सहगुणित और आयनित का मतलब क्या है, आयनित न हो। सहगुणित मतलब उसके साथ जुड़कर क्रिया न कर ले, उसमें मिक्स ना हो जाए, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कम ना हो जाए। और मैं कहूँ आयनित मतलब वो गैस विलायक है वो आयनों के रूप में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कहानी हमारे पास नहीं हो। तो मतलब लिमिटेशन इसकी चार, पहली है दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो। तीसरा है गैस की विलेयता होनी चाहिए, वो विलायक से कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम कहेंगे गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए, मतलब सहगुणित और आयनन की क्रिया नहीं हो। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की बात करते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो क्या क्या है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो देखिए अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं एप्लीकेशन में जो बात करें तो पहले नंबर आता है, हम कहते हैं जो सोडा पे वाटर होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं सोडा वाटर, या मैं कह सकता हूं शीतल पे पदार्थ,
शीतल पेय पदार्थों में CO2 को अधिक दाब पे भरा जाता है, अधिक दाब पर भरते हैं ताकि गैस की विलेयता क्या हो, बढ़े, ताकि गैस की विलेयता हम क्या कहेंगे, विलायक में बढ़े। हमें क्या करना है, सोडा वाटर होता है या हम कहें जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा जो CO2 होती है उसको हाई प्रेशर में भरा जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, सोडा वाटर होते हैं, ये खराब ना हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, CO2 को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, भरा जाता है। तो हम कहते हैं पहला तो एप्लीकेशन हो गया अधिक दाब पर शीतल पेय पदार्थों में इसको क्या करना, भरना CO2 को। दूसरा हम बात करते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, मैं कह सकता हूँ पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहियों में आपने देखा होगा पर्वतारोहियों में जो ऑक्सीजन है, हम कहते हैं जो पर्वत वगैरह पर रहते हैं या मैं कहूँ अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है वहाँ पे। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उनको श्वसन में ऑक्सीजन की कम मात्रा कम मिलेगी और कम मात्रा मिलेगी। तो हम कहते हैं जो पर्वतारोही होते हैं उनमें सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी तो हम कहेंगे किडनी तक सप्लाई कम होगी और मस्तिष्क तक कम पहुंच पाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तक कम पहुंच पाएगी तो हम कहेंगे पर्वतारोहियों में एक रोग हो जाता है, उसका नाम है एनोक्सिया। क्या हो जाता है, एनोक्सिया नाम का रोग हो जाता है, जो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है, पर्वतारोहियों में एनोक्सिया नाम का रोग देखने को मिलता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तीसरा जो एप्लीकेशन होता है, हम कहते हैं जो गोताखोर होते हैं समुद्र में, हम कहते हैं जो गोताखोर होते हैं वो जैसे ही समुद्र के नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं गैसों का हम क्या कहते हैं, दाब हम कहेंगे ज्यादा लगेगा समुद्र पे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो जो समुद्र बोल दो या मैं कहूँ लिक्विड में क्या होती है, विलेयशील होती है, जिसकी वजह से समुद्र प्राणी है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाई प्रेशर पे मतलब गैसों का दाब बहुत ज्यादा लगेगा समुद्र या मैं कहूँ कोई भी और स्थानों पर जो नदी वगैरह जो भी है, तो गैसों की विलेयता गैसों पर दाब ज्यादा लगने के कारण हम कहते हैं गोताखोर जैसे समुद्र के नीचे जाते हैं तो वहां पे क्या होगी, गैसों की विलेयता अधिक देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे गैस है, ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी उसके साथ शरीर में प्रवेश कर जाएगी और प्रवेश करने से हम कहेंगे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जैसी गैसें अगर प्रवेश कर जाती है तो वो क्या कराती है, जो ब्लड में बैंड्स उत्पन्न कर देती है, मतलब रक्त का जो हमारी जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाओं में क्या उत्पन्न कर देगी, बबुले उत्पन्न कर देगी, जिसे हम बैंड्स कहते हैं। और बैंड्स की वजह से हम कहते हैं अगर जो ऑक्सीजन है वो पहुंच नहीं पाएगी लंग्स तक और हमारे लंग्स तक पहुंच नहीं पाएगी तो हम कहेंगे कि मनुष्य की क्या हो सकती है, वहां पे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बैंड्स बने तो बैंड्स उस ऑक्सीजन को प्रवेश नहीं करने देता, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से बैंड्स उत्पन्न हुए तो बैंड्स ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरों में जो गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं, गोताखोर होते हैं, तो हम कहते हैं समुद्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनको वहां पर गैसों की क्या होती है, विलेयता ज्यादा होती है, गैसों की विलेयता क्या होती है, ज्यादा। तो इस विलेयता के कारण वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वो हम कहते हैं कि गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हम कहते हैं उन सिलेंडर में हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, संगठन होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि समुद्र में तो बहुत सी गैसें हैं, उन सभी की विलेयता क्या होगी, शरीर में बढ़ने लगेगी। तो और उनकी विलेयता बढ़ने के कारण हमारे शरीर में क्या हो गए, बैंड्स उत्पन्न हो गए। विलेयता ज्यादा होने की वजह से हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर में क्या उत्पन्न कर देती है, बैंड्स उत्पन्न कर देती है। और इसी बैंड्स की वजह से हम क्या कहेंगे, मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर उसको क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिली तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो इसीलिए हम कहते हैं
कि जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, पहला था CO2 का, हम कहते हैं शीतल पेय पदार्थों में अधिकता पे भरा जाता है। दूसरा हो गया जो पर्वतारोही है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम, जिसकी वजह से मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे उनमें एक रोग हो जाता है, उसका नाम है एनोक्सिया। तीसरा है जो पर्वतारोही होते हैं, सॉरी गोताखोर होते हैं, तो समुद्र में जब भी गोता मारते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। उन गैसों के सिलेंडर में क्या होती है, हीलियम, नियॉन और हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात में संगठन होता है। अगर आपको संगठन पूछ लिया जाए तो मैं आपको लिख देता हूँ। हीलियम का जो संगठन होता है, हीलियम का जो संगठन होगा वो होगी 11.7%। हीलियम का कितना होगा, 11.7%। और नाइट्रोजन जो होगी, नाइट्रोजन गैस होगी उसका होगा 56.2%। और एक होगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, 32.1%। तो ये आपसे पूछ सकता है जो गैस का सिलेंडर होता है जो गोताखोर लेके जाते हैं उनमें गैसों का संगठन क्या होता है, ये होता है। तो आप याद रखें। इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको सभी को, आपको जो हेनरी लॉ से जितनी भी बातें थी रिलेटेड मैंने आपको सब बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।